सो पार्ट 4 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर पिछला पार्ट ख़त्म हुआ था, यानी कि हम गुस्सी को देखते हैं जो डायनासोर के कैरेक्टर को पढ़ करके बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। लेकिन हकीकत तो यही थी कि उसमें वही कैरेक्टर थी गुस्से वाली, जो कि बिल्कुल गुस्सी के ऊपर सूट करती है। और वो अब सामने खड़ा करता है, सियाओ की क्लास लगाने लगता है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यह सब कहने की। सभी बहुत चालाक थी और कहने लगती हैं कि देखिए आप कितने फेमस हैं, और अगर कोई आपकी क्रेज़ी फ़ैन मेरा फ़ोन चुरा ले और उसका नंबर निकालने की कोशिश करे तो कॉन्टैक्ट में मैंने ऐसा नेम सेव किया था कि कोई आपको पहचान ही ना सके। श्याओ काफ़ी स्मार्ट थी। वेल अब यहाँ पर ऐसा होता है कि वो जो छोटा सा पपी था झुनझुन, उनसे वहाँ पर कुछ काम ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से श्याओ को बहुत साफ़ सफाई करनी पड़ती है। और अब उनकी एक्सरसाइज रूटीन के अकॉर्डिंग उनको वर्क एक्सरसाइज करने के लिए हेल्प कर रही थी। लेकिन यहाँ पर मैनेजर भागता हुआ आता है और उनसे कहने लगता है कि श्याओ कोई इमरजेंसी हुई है तुम्हारे डैड के साथ और वो हॉस्पिटल में है। एक्चुअली श्याओ के पास तो अपना फ़ोन था ही नहीं, उसका फ़ोन गुम हो चुका था, तो इसीलिए इमरजेंसी में कॉल उसके मैनेजर को भी की गई थी। और वो जब हॉस्पिटल पहुंचती है तो पता चलता है कि उसके डैड का एक दफ़ा कैलेक्स कर दिया गया था। और यही बात पता चल जाती है उसकी दूसरी सिबलिंग्स को भी। काफ़ी नाराज़गी होती है, श्याओ तुमने हमसे ये सब क्यों छुपाया, ये हमारे डैड नहीं लगते। लेकिन इतने में डैड भी होश में आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि श्याओ की कोई गलती नहीं है, मैंने ही इसे मना किया था कि तुम दोनों टेंशन में आ ना जाओ। थोड़ी देर बाद वो तीनों बाहर खड़े थे और डैड के लिए काफ़ी परेशान हो रहे थे। लेकिन यहाँ पर श्याओ उन दोनों को हिम्मत दिलाती है और कहती है कि डैड की सिर्फ एक ही विश है जो अपने मुंह से खुद तो नहीं निकालेंगे, लेकिन वह यही होती है कि वह मम्मी से दोबारा से मिलना चाहते हैं। और इसी मिशन के लिए तो मैं गुस्सी की मैनेजर बनी हूँ, ताकि मम्मी को किसी तरीके से कन्वेंस कर सकूँ। और भाई बहन इकट्ठे प्रॉमिस करते हैं कि वो लोग डैड के लिए हर काम करेंगे और उनको खुशी रखने के लिए कोशिश करेंगे। उधर फे को दिखाते हैं, उसने सारी रात रिसर्च की थी, एक बहुत ज़बरदस्त सा आउटफिट पहना था और यह बिल्कुल इस तरह का था जिस तरीके से लिनजिन की फेवरेट आइडल पहनना करती थी। और वो अपनी स्टाइल बिल्कुल वैसे ही करना चाहता था ताकि लिनजिन को इम्प्रेस कर सके। और उसने एक प्लान भी बनाया था और वह कॉफ़ी लेकर के जाएगी लिंक के सामने और उसकी असिस्टेंट उसे किसी तरीके से धक्का देगी और अब कॉफ़ी गिरेगी लिन के ऊपर। और इसी बहाने से वो उससे दोस्ती करने की कोशिश करेगी, उसकी शर्ट धोएगी, दोबारा से मिलेगी और बस मुलाकात चलती रह जाएगी। और यह प्लान सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन जैसे ही वो लोग यह प्लान एग्जीक्यूट करने चाहते हैं कि एक काम उल्टा पड़ जाता है और यहाँ पर लिन पर कॉफ़ी गिरती है। उससे पहले ही सालिन को आवाज़ दे देती है, खुद ही सारी गंदी हो जाती है। और अब लिन तो अपनी ही दुनिया में सो के साथ इतना ज़्यादा गमन हो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता है कि पीछे हो क्या रहा है। और अब ये बहुत गुस्से में थे, लेकिन उसे इतना अंदाज़ा हो गया था कि इस वक्त आर्ट का जो भी फेस शाओ के हाथ में है इम्पॉर्टेंट है। और उसके फ़ोटो शूट के लिए उधर गुस्सी भी आज खुद ड्राइव करता है और अपने फ़ोटो शूट के लिए आता है। यहाँ पर गुस्सी ने भी अपने मैनेजर के साथ एक प्लान किया था रेडी, और वो यह था जी ने भी आज फ़ोटो शूट पर आना है। तो उसके बाद जब वो जाने लगेगा तो वो जानबूझकर उसकी गाड़ी की चाबी कहीं गुम कर देंगे। और यहाँ पर गुस्सी उसे सबके सामने लिफ्ट देने की ऑफ़र करेगा। अफसोस वो रिजेक्ट नहीं करेगी, और ऑफ कोर्स वो रिजेक्ट नहीं करेगी। और साथ ही उसे यह भी पता चलता है कि गुस्सी की जो भी अभी तक सिग्नल्स हैं इतने सालों में उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा होगा, और शायद वो भी मुझे अभी तक दिल से निकाल नहीं पाई होगी। इसी फे आती है और शूटिंग में और उस 8 पीस को गिरा करके तोड़ देती है, जो कि फ़ोटो शूट के लिए बहुत परफेक्ट था और श्याओ की जिम्मेदारी थी। और अब जैसे ही वह लोग देखते हैं कि इतना मास्टरपीस यहाँ पर टूटा भरा है तो डायरेक्टर लियांग सारे क्रू पर गुस्सा करने लगते हैं। लेकिन इन द एंड पता चलता है कि यह सब उसकी अपनी बेटी श्याओ की वजह से हुआ है, यह उसके हवाले किया गया था। वो उसे बहुत डांटती है, लेकिन यहाँ पर मैनेजर और गुस्से श्याओ की साइड लेते हैं और उसे कुछ भी नहीं कहने को बोलते हैं। और जा करके तुम आर्ट वाले डिपार्टमेंट से कहो कि इस तरह का एक और पीस बना दें और अब मामले को संभालने की कोशिश करेंगे। जबकि उधर लिन सिंह, उसके तो डिपार्टमेंट में उसकी इज्जत बहुत बढ़ चुकी थी, तो बदल गए हैं, सारे लोग उससे आगे पीछे घूमते थे। इवन कि उसके लिए एक
प्रॉपर प्लान भी रेडी किया हुआ था। उधर हमें डैड को दिखाया जाता है। डैड आज काफ़ी गुस्से में थे। लिनयान ने किसी इशू को लेकर के थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी, इसीलिए डैड कहते हैं कि अभी 1 साल हुआ है मुझे अपनी पोस्ट छोड़े, तुमने सीट संभाली है, नहीं कर रहा था कि पहले ही साल में तुम इतनी बड़ी गड़बड़ कर दोगे। लिनयान को काफ़ी इंसल्ट फील होता है क्योंकि साथ ही में एक अंकल भी बैठे हुए थे, लेकिन वो बाहर जाकर के सारा गुस्सा अपने असिस्टेंट पर निकालता है। और फिर हमें एक और बात पता चलती है, और वो था कि एक्चुअली मिस्टर लिन की 2 बेटे लिनयान और लिनजिन दोनों अलग अलग मदर से हैं, यानी कि वो स्टेप ब्रदर्स हैं। लिनयान की माँ तो डिवोर्स हो चुकी है। और यहाँ पर हमें एक और बात पता चलती है कि डैड कहते हैं कि मैंने दोनों बेटों में इक्वली प्यार किया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता था कि मेरा छोटा बेटा लिनजिन वो ज़्यादा डिजर्व करता है, लेकिन उसके अंदर पोटेंशियल लिनजिन से भी ज़्यादा है। लिनजिन की हरकतें उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ी सी सस्पिशियस करती थी, जैसे डैड के बाद कहीं मोस्ट कैपेबल पर्सन है और इस कंपनी को संभालने के लिए, लेकिन डैड को ऐसा नहीं लगता था। उधर डैड के पास वो प्लान भी पहुंच चुका था जो कि लिन के नाम से किसी और ने सबमिट करा था। डैड पर्सनली उसे देखने के लिए जाते हैं। देखते हैं तो वो आगे वो बड़े मज़े से कोई वीडियो देख रहा था फ़नी वाली। ऊपर से डैड उसे पकड़ लेते हैं कि यह प्लान उसने रेडी नहीं किया है। वो डिटेल्स पूछते हैं तो पता चलता है कि वाकई लिन को तो इस प्लान की कोई भी डिटेल्स पता ही नहीं है, और वो उसे अपने ऑफिस में खड़ा करते हैं और सबके सामने खड़ा करके उसे काफ़ी डांट भी देते हैं और हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैंने तो तुम्हें अंडर कवर रखा हुआ था। और यहाँ पर लिनजिन की डैड से भी लड़ाई हो जाती है और कहता है कि मैं यहाँ पर काम ही नहीं करना चाहता। पर डैड भी गुस्सा में आकर के कहते हैं कि ये जो नई फिल्म रिलीज़ होने वाली है सिटी ऑफ टाइम, अब यह प्रोजेक्ट मैं तुम्हारे हवाले करता हूँ। लिनजिन वो प्रोजेक्ट इतना बड़ा था, लेकिन उन्होंने लिनजिन का हाथ में दे दिया था कि जब तुम पर बड़ी जिम्मेदारी पड़ेगी तो तुम दिखाओगे कि तुम कितने कैपेबल हो और सीरियस हो जाओगे। और अब ऐसा लग रहा था कि यह बात लिनयान को अच्छी नहीं लगी, लेकिन लिनजिन कौन सा खुश था। उधर श्याओ जाती है और आर्ट डिपार्टमेंट में लेकर के वो कहने लगती हैं कि हम पर पहले काम का बहुत बर्डन है, अगर तुम यह दोबारा से पीस बनवाना चाहती हो तो सबसे पहले जाकर के डायरेक्टर लियांग से बात करो, स्पेशल परमिशन ले जाओ तो हम बना देंगे। और यह कहने की तो हिम्मत नहीं थी श्याव ने। उधर दिखाते हैं फ़ोटो शूट चल रहा होता है जिसे काफ़ी एंजॉय कर रही होती है, और इसी बीच यहाँ पर मैनेजर आता है। उसकी कार की चाबी इधर उधर देख रहा था। वो लोग शूट से जैसे ही फ्री होने लगते हैं अर्जेंटली किसी और जगह पर जाना पड़ता है, लेकिन उनकी गाड़ी की चाबी ही नहीं मिल रही होती है। वो काफ़ी परेशान होती है और यहाँ पर मैनेजर ऑफ़र करने लगता है कि मिस्टर गुशी ने भी उसी तरीके से जाना है और वो आपको लिफ्ट दे देंगे। लेकिन जी को शक होने लगा था कि एकदम से मेरे बैग से चाबियाँ कहाँ गायब हो गई। वो कहते भी है कि मैं सिक्योरिटी कैमरा चेक करवाऊंगी। मैनेजर को अपनी फ़िक्र पड़ जाती है और वो ऐसा करता है कि श्याओ को अपने साथ मिलाता है और वो चाबियाँ उससे निकलवा कर जी के ही दूसरे कपड़ों में जा कर के रखवा देता है। और थोड़ी देर बाद उससे आ कर के कहने लगता है कि कैमरा चेक करने से पहले आप लोग अपनी चीज़ों तो अच्छे से देख लो, वो चाबियाँ कहीं हो सकती हैं कि आपके पास हो। वहाँ से निकल जाती है और गुशी बस देखता रह जाता है, जबकि उधर डायरेक्टर लियांग देखती है कि उनकी बेटी शिया खुद ही किसी से मेहनत करके उस पीस को जोड़ने की कोशिश कर रही होती है। और यहाँ पर शियाओ को पता चलता है कि वो पपी जुनजुन वहाँ से कहीं मिसिंग हो गया है, बल्कि वो नीचे फाउंटेन के पास जाकर के पानी में खेल रहा था। और अब शियाओ और गुशी दोनों भागते हुए जाते हैं और उस पपी को बचाने के लिए उसे बचाते बचाते सियाओ के हाथ में एक घाव भी हो जाता है और उसे बिल्डिंग में हो रही होती है। और यहाँ पर गुशी उसकी बहुत फिक्र करता है और उससे पूछने लगता है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन वो अपना जख्म छुपा करके साइड पर चली जाती है। और अब थोड़ी देर बाद वो वापस घर पहुँच करके पपी को नहला रही थी, लेकिन उसके हाथ पर चोट लगी थी और उसकी वजह से ही वो पपी बार बार उसके हाथ से छूट जाता था। तो यहाँ पर गुस्सी भी बात टफ में उसके पास पहुँच जाता है और यहाँ कहता है कि मैं इसे होल्ड करूँगा और तुम नहलाओ। इसी बीच गुस्सी के ऊपर पानी गिर जाता है और यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ ही शरारत में खेलने लग जाते हैं। पपी तो नहाया ही नहाया था, वो दोनों भी पूरी तरीके से भीग चुके थे। और अब थोड़ी देर बाद जब शिया और पपी को ड्राई कर रही थी तो तब वहीं पर गुशी को अपना ख्याल आता है जिसके हाथ पर चोट लगी थी, और वो जाता है और उसकी चोट पर मलहम लगातार मलहम पट्टी करता है।
इसी रोमांटिक सीन के साथ हमारा ये पार्ट भी खत्म होता है। आई होप कि मेरा वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो, और लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।